નમસ્કાર મિત્રો, હું એમજી ચંદે કાર્યાલય મહાલેખાકારમાં હિન્દી અધિકારી વેલફેર ઓફિસર તરીકે સેવાનિવૃત્ત થયેલો છું. આ તબક્કે મિત્રો હિન્દી પખવાડા ઉપર ચાલુ છે દૂરદર્શનમાં, ત્યારે આમ તો હિન્દીમાં વાતચીત થવી જોઈએ, પરંતુ આપને ખ્યાલ છે તેમ હું ગુજરાતનો વતની પણ છું અને ગુજરાતના વતની હોવાને નાતે મારે દૂર દૂર સુધી ગામડાઓ ગુજરાતના આ વાત છે મારી પહોંચે અને લોકોમાં જાગૃતિ આવે હિન્દી વિશેની, એટલા માટે મારી રજૂઆત છે હું આપની જોડે ગુજરાતીમાં રજૂઆત કરીશ. મિત્રો, સપ્ટેમ્બર મહિનો એટલે આપણે બધા જાણીએ છીએ એ રીતે હિન્દીને રિલેટેડ જ હોય છે. હિન્દી દિવસ અપનાવવામાં આવે છે, હિન્દી સપ્તાહ હોય, હિન્દી પખવાડા હોય, આ બધું સપ્ટેમ્બર મહિનામાં મેજોરિટી એનો ઉપયોગ થાય છે. જેમ કે હમણાં જ રિસેન્ટલી 14 સપ્ટેમ્બરે હિન્દી દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવ્યો. એ ઉપરાંત અમુક કાર્યાલયોમાં હિન્દી સપ્તાહ ઉજવવામાં આવે છે, ખાસ કરીને કેન્દ્ર સરકારના કાર્યાલયોમાં. સાથે સાથે હિન્દી પખવાડામાં પણ ઉજવવામાં આવે છે. આજની તારીખમાં આપણે દૂરદર્શનમાં આપણે હિન્દી પખવાડાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. મિત્રો, આપ જાણો છો તેમ બંધારણમાં પણ આ વસ્તુની કલમ આર્ટિકલ 343માં આ વિશે સરસ મજાની જેને કહેવાય કે પ્રોવિઝન કરવામાં આવી છે કે હિન્દી રાજભાષાનો દરજ્જો આપવામાં આવેલો છે. એના વિશે આજે આ કાર્યક્રમમાં આપણે મારી સાથે પાંડે સાહેબ છે, એરપોર્ટ ઓથોરિટીમાં આવેલા છે. હું ખાસ કરીને મારા સહયોગી પાંडे साहब ने हूँ कहीश. पांडे साहब, आप बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न यानी कि संविधान में क्या क्या प्रोविज़न की गई है हिंदी के रिलेटेड, उसके बारे में आप शुरू करिए, बताइए. नमस्कार, आप सभी को नमस्कार. मेरा नाम ऐश्वर्य आशीष पांडे है. मैं राजकोट विमानपत्तन पर राजभाषा नोडल अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ. और आज सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन की टीम पे को अपना आभार प्रदर्शित करता हूँ कि उन्होंने हिंदी पखवाड़े के इस मौके पे और मुझे बात करने का अवसर प्रदान किया. और अब बात करते हैं संविधान उपबंधों की. तो संविधान में जो हिंदी के उपबंध हैं उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमें राजभाषा की आवश्यकता ही क्यों पड़ी. तो राजभाषा का ये जो विचार है, ये विचार बहुत पहले से है. ऐसा नहीं कि भारत में स्वतंत्रता के समय ही ये राजभाषा का विचार आया है. अगर हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा पलटे तो हम ये पाएंगे कि फारसी मतलब मुगलों के समय में फारसी भाषा थी. फिर जब अंग्रेज़ों ने 200 साल तक रहे तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा रखी. तो राजभाषा का महत्व तो हम इसी से समझ सकते हैं कि राजभाषा एक तरीके से उस सरकार की ये अभिव्यक्ति है कि वो इस भाषा को अपने हर एक सरकारी कामकाज में इस भाषा को इस भाषा का प्रयोग करेगी, इस भाषा का आगे बढ़ाएगी. तो जब पहली बार संविधान सभा में जब बहसें चल रही थी हमारे संविधान को बनाते समय, तो उस समय राजभाषा को भी लेके बहुत बहस हुई और बहुत गहन विचार और विमर्श किया गया. तो उस विचार विमर्श के दौरान फिर ये निश्चित हुआ कि राजभाषा हिंदी हो. अब इसमें पहला प्रश्न तो उस समय के संविधान निर्माताओं के ऊपर आया कि अगर हमें राजभाषा किसी एक को करनी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न था. भारत शुरू से ही बहुत विविधताओं का देश रहा है. हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि कोस कोस पे बदले पानी और 4 कोस पे बानी. मतलब हमारे यहाँ कोस कोस पे पानी बदलता है और हर 10 किलोमीटर पे लोगों की भाषा, बोली और वाणी बदलती है. एक एक राज्य की भी अलग अलग भाषाएं हैं, उनकी उपभाषाएं और बोली हैं. जैसे अगर हम गुजरात का ही बोलें तो जो गैर गुजराती हैं उनके लिए गुजरात में केवल एक बोली बोली जाती है, गुजराती. लेकिन आप लोग जानते हैं कि गुजरात में कच्छी, गुजराती और सौराष्ट्री बहुत सारी बोलियां हैं. तो इसलिए यहाँ पे ये विषय बहुत ज़रूरी था. तो ये विषय करते समय संविधान निर्माताओं को महात्मा गांधी जी ने अपने एक अभिभाषण में हिंदी को राजभाषा क्यों बनाया जाए या राजभाषा बनाने के लिए किसी भी भाषा के पास क्या निर्धारित गुण है, इस विषय पे उन्होंने 4 सूत्र दिए थे, 4 पैमाने दिए थे कि अगर कोई भी भाषा इन 4 पैमानों पे सटीक उठती है तो वही भाषा राजभाषा बनाई जा सकती है. तो उनका पहला था कि वो भाषा सीखने में सरल हो. ये सबसे ज़रूरी है क्योंकि भारत एक विविधताओं का देश है. तो इस देश में सारे लोग एक साथ कोई एक भाषा नहीं जानेंगे. तो सीखने में सरलता उसकी पहली प्राथमिकता थी. तो उस विषय में ये सबको पता है कि हिंदी जो है वो सीखने में बहुत सरल भाषा है. क्योंकि हिंदी की जो सबसे बड़ी अच्छाई है सीखने के लिए, आप जो बोलते हैं वही आप लिखते हैं.
अगर हम थोड़ा आंग्ल भाषा अंग्रेजी भाषा पे ध्यान दें तो वहाँ पे ये दिक्कत आती है कि वहाँ जो बोलते हैं वो हम लिखते नहीं, बोलते उच्चारण कुछ और करते हैं, उसकी वर्तनी कुछ और रहती है। और दूसरा जो इसका हिंदी का सबसे बड़ा फ़ायदा था कि हिंदी में समानार्थी शब्द हैं, एक शब्द के कई मतलब हैं। जैसे कनक है तो कनक का मतलब सोना भी होता है, कनक का मतलब कर्ण भी होता है, लेकिन वो कनक का यूज साहित्यिक हिंदी में होता है। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग जो हिंदी प्रयोग करते हैं उस हिंदी में एक शब्द का एक ही अर्थ होता है। और आंग्ल भाषा का अगर मैं एक वो लूँ उदाहरण तो वहाँ मैं बस एक शब्द बोलता हूँ, फेयर, FAIR, फेयर। फेयर का मतलब मेला भी होता है, फेयर का मतलब गौर वर्ण भी होता है, और फेयर का मतलब सही भी होता है। तो इन सब चीज़ों को देखें तो उस समय तत्कालीन समय भी हिंदी जो है वो सबसे सीखने में सरल है, जो आज भी एक सत्यापित तथ्य है। उनका दूसरा वो था बिंदु कि समस्त भारत को आपस में जोड़ने में सक्षम हो। तो आज की डेट में हिंदी पूरे विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, मंदारिन अंग्रेजी के बाद हिंदी, और भारत में तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा महात्मा गांधी जी के अनुसार कि वो भाषा होनी चाहिए जिस भाषा में सुगहता हो, जो बाहरी शब्दों को, विदेशी शब्दों को, अंत्य शब्दों को अपने अंदर समाहित कर सके। तो हिंदी में ये शुरू से रहा है। हिंदी में आजकल बोलचाल में कंप्यूटर हुआ, फारसी शब्द नजाकत हुआ, ये सब शब्द हिंदी के अपने शब्द नहीं है, लेकिन ये बाहरी शब्द हैं और इसको हिंदी ने हमेशा से लिया है और ये एक विकासमान भाषा का लक्षण है। तो ये तीनों जब ये कसौटियाँ देखें तो इन तीनों कसौटियों में जो हिंदी है वो सबसे सटीक बैठी, इसलिए संविधान सभा ने सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए हिंदी को राजभाषा चुनने का प्रावधान किया। મિત્રો આપણે જેમ જાણીએ છીએ તેમ હિન્દી એક સંપર્ક ભાષા પણ છે, આપણે રાજભાષા પણ છે, અમુક સ્ટેટમાં એ રાજભાષા તરીકે છે, સાથે સાથે જેને કહેવાય ને કે વિશાળ ફલકમાં એ બોલવાવાળી ભાષા પણ છે। એના સિવાય આપણે ખબર છે તેમ દરેક સ્ટેટમાં એનું પોતાનું રાષ્ટ્ર ચિહ્ન હોય છે, રાષ્ટ્રભાષા હોય છે, એનું પોતાના રાષ્ટ્ર પક્ષીઓ, જાનવર, દરેક પોતાનો રાષ્ટ્રની એવી ઓળખ હોય છે, રાષ્ટ્રધ્વજ પણ હોય છે અને રાષ્ટ્રભાષા પણ હોય છે। પરંતુ આપણી વિશેષતા જુઓ, આપણા ભારતમાં જ આપણી કોઈ રાષ્ટ્રભાષા તરીકે હજી માન્યતા આપવામાં આવી નથી, જે એક વિટંબણા કહેવાય। તો એક બહુ જ આપણે ખાસ કરીને રાજભાષામાંથી એને રાષ્ટ્રભાષા બનાવવાનો જ ખાસ પ્રયત્ન કરવાનો છે। ત્યારે મને પ્રશ્ન એ થાય છે કે પાંડે સાહેબ आप बताइए कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच डिफरेंस क्या है? तो आपने बहुत सही प्रश्न किया, और शुरू में जब हम लोग भी पढ़ाई करते थे राजभाषा तो ये बहुत लोग के मन में ये विचार आता है कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा, और कई बार इनको आपस में एक की जगह दूसरा अदला बदली करके भी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि राजभाषा में, राष्ट्रभाषा में, और साथ में मैं इसमें अपनी ओर से साहित्यिक जो हिंदी कहलाती है या हिंदी है जो साहित्यिक भाषा जो है, इसको मैं अपनी ओर से जोड़ना चाहता हूँ। तो इन तीनों में एक अंतर है और बहुत ही जरूरी अंतर है। जो राजभाषा होती है, राजभाषा आपकी सरकार द्वारा नियत भाषा होती है। तो राजभाषा में आपके कुछ पूरा जो भाषा का अपना जो शब्दकोश है वो बहुत ही विशाल होता है, पहले आप समझिए, और भाषा का शब्दकोश समय समय पे उसमें नए शब्द जुड़ते जाते हैं, उनसे वो शब्दकोश बढ़ता जाता है, तो वो भाषा अपने में होती है। फिर अगर हम राष्ट्रभाषा की बात बोले तो पूरे राष्ट्र में जो अभी इन्होंने बोला सर ने कि सामान्य रूप से जो भाषा यूज होती है राष्ट्र में, सामान्य बोलचाल में जो भाषा ली जाती है वो राष्ट्रभाषा होती है। मतलब राष्ट्रभाषा वो है जो राष्ट्र के विभिन्न राज्यों के बीच में आपस में सामान्यतः बोलचाल के लिए जो भाषा राज्य के निवासी बात करते हैं। क्योंकि गुजरात का निवासी गुजरात में तो गुजराती बोल के काम चला सकता है, लेकिन अगर उसको बंगाल में जाना है और वहाँ के निवासी से बात करना है तो दोनों के बीच भाषा का काम क्या है? संवाद स्थापित करना। तो वो राष्ट्रभाषा होती है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है कि भाषा का अपना शब्दकोश जो मैंने बोला बहुत विशाल है, लेकिन जब हम राजभाषा के रूप में उसको एक सरकारी स्वीकृति देते हैं तो न केवल हम उसे स्वीकृति देते हैं बल्कि हम उसी शब्दकोश में से कुछ विशिष्ट जो हमारे कार्यालयी कार्यकलापों के लिए जो बहुधा जो हमारे शब्द होते हैं, यूज होते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, उन शब्दों के लिए हम उन शब्दकोश में से एक नियत शब्दों को इकट्ठा करते हैं
और फिर उन शब्दों को मान्यता दी जाती है क्योंकि आप राजभाषा बना रहे हैं। तो हर एक शब्द का वही मतलब हो और वो मतलब पूरे सरकार में, पूरे देश में जहाँ जहाँ वो लिखा जाए वहाँ वहाँ उसका हर एक विभाग उसका वही मतलब जाने। इसके लिए एक शब्दकोश, सरकारी शब्दकोश, राजभाषा शब्दावली करके एक जो है वो निकाला जाता है। भारत सरकार उसको छापता है। राजभाषा आयोग बनाया गया इसके लिए, आयोग इसके लिए पूरा राजभाषा आयोग बनाया, वो तय Exactly. करता है। तो जब वो राजभाषा हो गया तो उसमें एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता आ जाती है। आप नए शब्द का अगर सृजन कर रहे हैं या किसी शब्द में किंचित परिवर्तन भी चाहते हैं तो उसके लिए आपको राज्य की संस्कृति की जरूरत है। और यहीं पे मैं अपने तीसरे बिंदु पे आना चाहूँगा, साहित्यिक भाषा, हिंदी साहित्य की भाषा। तो साहित्य उस भाषा में जो भी चीज़ अनुरक्षणीय हो, जो भी चीज़ संरक्षण करने लायक हो, चाहे वो किताब हो, चाहे पत्र पत्रिका हो, या किसी दूसरे पत्र पत्रिका का अनुवाद क्यों ना हो। रूसी भाषा से अगर हिंदी में अनुवाद हुआ तो वो भी हिंदी साहित्य में आके जुड़ता जाता है। तो ये अंतर है कि पहले तो हिंदी साहित्य की भाषा, मतलब जो भी उस भाषा में अनुच्छेदनीय है वो हिंदी साहित्य कहलाएगा। और दूसरा यहीं पे बात है कि ये नए शब्दकोश को बढ़ाने का काम हमारे साहित्यिक रचनाकार करते हैं। साहित्य में जब हम बात करते हैं तो रचनाकार को पूर्ण स्वतंत्रता होती है वो कि वो नए शब्दों का सृजन कर सके, वो नए अलंकारों को ला सके, और इसके लिए उसको किसी भी सरकारी स्वीकृति की जरूरत नहीं होती है। और जबकि राजभाषा की औपचारिकता रखी जाती है और वो जरूरी भी है, क्योंकि अगर औपचारिकता नहीं रहेगी और रचनात्मकता में उसमें रचनात्मक स्वच्छंदता रहेगी तो हो सकता है उसी शब्द का किसी और विभाग में कोई और आदमी कुछ गलत मतलब निकाल दे, और शब्द का गलत मतलब निकलने से अनर्थ भी हो सकता है। तो ये औपचारिकता के साथ ये राजभाषा होती है। और जब यही भाषा, हिंदी भाषा, दो अलग अलग राज्यों के लोग आपस में संवाद स्थापित करने के लिए बनाते हैं, तब ये राष्ट्रभाषा बनती है। और साहित्यकार को ये छूट है कि वो इसमें न केवल इसमें बोलचाल की भाषा शामिल करे, जबकि हिंदी का जो अलंकार है, हिंदी में नए शब्द हैं, नई विधा है, उसका भी सृजन कर सके। तो ये मुख्यतः अंतर है राजभाषा, साहित्यिक भाषा और राष्ट्रभाषा में। और बाकी अब हम बात कर ही दी है राजभाषा विभाग की, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि सन 1953 में 14 सितंबर के दिन ही हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, और 14 सितंबर 1953 से हर साल 14 ये हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसी के साथ आगामी जो 15 दिन होते हैं वो हिंदी पखवाड़ा के रूप में मनाए जाते हैं। રાજભાષા શું છે, રાષ્ટ્રભાષા શું છે, અને એ ઉપરાંત એનું તફાવત શું છે, સાહિત્યની હિન્દી ભાષા કઈ છે, રાજભાષા હિન્દી શું છે, એના વિશે બહુ સરસ માહિતી આપે આપી। અને એના માટેના જે કાંઈ આપણા ભારત સરકારના પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે એ પણ બહુ સરાહનીય છે, સારા છે। એના વિશે થોડીક પ્રકાશ હું આ તબક્કે પાડીશ। જેમ આપણને ખબર છે તેમ કે બંધારણની કલમ 343માં આ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવેલી છે કે સંઘની રાજભાષા હિન્દી રહેશે। પહેલી વસ્તુ તો આ જ છે। તે ઉપરાંત ખાસ કરીને એના જે આંકડાઓ રહેશે હિન્દી લખવા માટે, સરકારી કામકાજને હિન્દી લખવા માટે, એ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્વરૂપના રહેશે, એ પણ એક નક્કી કરવામાં આવ્યું છે। સાથે સાથે અંગ્રેજીને બીજી ભાષા રૂપે એને ચાલુ રાખવામાં આવશે, એ પણ બંધારણમાં સ્પષ્ટ કીધેલું છે। બંધારણમાં એ પણ કીધેલું છે આના માટે ખાસ રાજભાષા આયોગ, સંસદીય સમિતિનું પણ ગઠન કરવું, આ બધી વસ્તુઓ પણ બનાવવામાં પ્રસ્તાવિત કરવામાં આવી છે। અને એ જે એનું રિપોર્ટ છે એ સંસદમાં પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે, અને એના પરથી ખાસ કરીને જે પણ કાંઈ ભલામણો હોય એ ગવર્મેન્ટના સરકારી કાર્યાલયોમાં એનો અમલ કરવામાં પ્રયાસ કરવામાં આવે છે। સાથે સાથે રાજ્યોને બંધારણે એ પણ છૂટ આપી છે કે રાજ્યોને એની પ્રાદેશિક ભાષા તરીકે કોઈ પણ એની પ્રાદેશિક ભાષાનો બનાવી શકે છે અને હિન્દીને બીજી લેવલમાં રાખી શકે છે। અને આના માટે છે ને એવી પણ વ્યવસ્થા છે કે બંધારણમાં સમયાંતરે એમાં સંશોધનો તો પણ થતા રહે છે, અને સંશોધનો જે પણ થાય એ પણ ગવર્મેન્ટ ખાસ કરીને કેન્દ્ર સરકારની કચેરીઓમાં એનો અમલ કરવા માટેની સૂચનાઓ પણ આપવામાં આવે છે। તો આ બધી વસ્તુઓ ભારત સરકાર દ્વારા જે પ્રયોગો કરવામાં આવે છે એના વિશેની છે। पांडे साहब, आप बताइए इसके लिए, भारत सरकार ने तो ये सब किया है, उसके अलावा आप बताइए इसमें राजभाषा आयोग ने क्या किया है इसके लिए।
प्रोविजन वो भी बताइए। राजभाषा, हाँ आपने बहुत सही बोला, हमने राजभाषा विभाग बनाया तो शुरू में 1953 में ये राजभाषा का जो विभाग था, मंत्र, ये विभाग अलग से नहीं था। 1975 में पहली बार इसको गृह मंत्रालय के अंदर में राजभाषा विभाग के रूप में मान्यता दी गई और तब से संवैधानिक उपबंध जिनका सर ने उल्लेख किया है 343 से लेकर 51 तक, 351, हाँ, उस उपबंध में ये भी लिखा है कि राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग बनाएगा और साथ ही हमारी एक संसदीय समिति बनती है, राजभाषा समिति, जिसमें तो कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 लोकसभा के और 10 जो है राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और ये संसदीय समिति का ये कर्तव्य है कि वो पूरे भारत में सरकारी कार्यालयों में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग पे अपना निरीक्षण करे और उस निरीक्षण की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट संसद में हर साल राष्ट्रपति महोदय के अनुशंसा पे प्रस्तुत की जाती है और उसकी अनुशंसाओं पे विचार होता है। तो ये संवैधानिक वो है जो राजभाषा के लिए हमारे प्रावधान बनाए हुए हैं। उसके अलावा राजभाषा हमें इसको आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के दो तरीके हो सकते हैं, एक दंडात्मक कार्रवाई और दूसरा तरीका है प्रोत्साहन। तो ये अच्छाई ये है कि ये हम किसी पे लादना नहीं चाहता राजभाषा विभाग, इसलिए राजभाषा विभाग का जो मोटो है, जो उसका तरीका है, वो उसको हम लोग प्रेरणा, प्रोत्साहन और प्रशिक्षण कहते हैं। पहले हमारा हर राजभाषा अधिकारी का ये कार्यालय में काम होता है कि वो हिंदी जिनको नहीं आता उनको हिंदी सिखाए। अगर शुरू में उनसे कुछ गलती भी हो रही है तो उस गलती पर वो जो है उनको प्रेरित करे। अगर उनकी गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों को सुधार के हर हिंदी जानने वाले का, ये केवल राजभाषा नोडल अधिकारी का कर्तव्य नहीं, अपितु मैं तो मानता हूं कि हर हिंदी जानने वाले का ये कर्तव्य है कि वो प्रेरित करे अपने साथ के लोगों को। और फिर अगर उन्होंने कुछ भी अच्छा किया है, कुछ भी वो प्रगति कर रहे हैं, तो प्रोत्साहन बहुत जरूरी है। वो प्रोत्साहन तो हमारा राजभाषा विभाग प्रेरणा, प्रोत्साहन और प्रशिक्षण। अब इसमें राजभाषा विभाग की ओर से जो है कुछ हम 2-3 उसकी बातें करेंगे। पहले तो हिंदी पखवाड़ा का आयोजन हर सरकारी कार्यालय में, चाहे वो केंद्र सरकार का हो चाहे वो राज्य सरकार का हो, हर कार्यालय में जो है हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। ये राजभाषा विभाग की ओर से किया गया है ताकि ये 15 दिन विशेषता, वैसे तो हिंदी पूरे वर्ष भर मतलब बोली जानी और उसका प्रयोग किया जाना है, लेकिन 15 दिन इसके बारे में विशेष प्रतियोगिताएं करा के लोगों में प्रोत्साहन और उत्साह हम बढ़ाने की कोशिश करता है राजभाषा विभाग। दूसरा, समय समय पर हर एक कार्यालय को ये निर्देश दिया गया है जी कि वो एक वर्ष में कार्यालय की क्षमता के अनुसार और उसके अनुसार मिनिमम मतलब कम से कम 2 से लेके 4-5 उसको हिंदी कार्यशालाएं करानी है। जिन कार्यशालाओं में जिन लोगों को हिंदी नहीं आती है या जिन लोग को हिंदी में कोई भी दिक्कत है सरकारी कामकाज करने में, तो वहाँ उन कार्यशालाओं में उनका निवारण किया जाता है। और तीसरा जो हम बोल रहे थे, प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय हिंदी राज्य संस्थान है आगरा में, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, और साथ ही में 8 देश में 8 शहरों में उसके जो है मंडलीय कार्यालय है। और उनकी ओर से हिंदी प्रयोग हेतु, सरकारी राजभाषा हिंदी की प्रयोग हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। और अभी सरकार की ओर से कुल 4 प्रशिक्षण के वो दिए गए हैं, प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत। तो इन 4 सर्टिफिकेटों के अनुसार और लोगों को अपना दिया गया है। उसके अलावा कई प्रोत्साहन योजनाएं भी हैं, क्योंकि आप प्रोत्साहित करेंगे तभी अगला आदमी जो है हिंदी में और अच्छा काम करेगा। वैसे मैं मुख्यतः बहुत सारी योजना है, लेकिन एक राजभाषा गौरव पुरस्कार है जो न केवल सरकारी कर्मचारी हेतु बल्कि आम नागरिक भी ने भी अगर हिंदी में कुछ अच्छा किया है तो उनको दिया जाता है राजभाषा विभाग की ओर से, और पूरे विभाग को पुरस्कृत किया जाता है उनके सम्मिलित कार्य को लेते हुए, और उसको राजभाषा कीर्ति पुरस्कार कहा जाता है। इसके अलावा हर एक विभाग में त्रैमासिक प्रोत्साहन योजना होती है, जिसमें जो लोग का काम, जितना काम उन्होंने हिंदी में अच्छा किया है उसके अनुसार उनको समय समय पर प्रोत्साहित किया जाता है। सही बात। पांडे साहब, आप कंक्लूजन में लास्ट में क्या बताना चाहते हैं कि हिंदी के बारे में, उसकी दशा और दिशा के बारे में? दशा और दिशा में बहुत अच्छा बताया। आज का आईटी का युग है और ये बहुत अच्छा है। आजकल गूगल ऐप पे आप जाइए तो सीधे सीधे वॉइस टू राइटिंग का भी सॉफ्टवेयर है, आप जो बोलेंगे श्रुत लेखन हो जाएगा। हाँ, और मैं बस ये बोलना चाहूँगा अंत में कि हिंदी को हमको जो है
केवल ये नहीं, राजभाषा में नहीं ले जाना है, इसको जन जन तक पहुंचाना है, सही और हमारा जो लक्ष्य है हिंदी विभाग का, वो इसको राजभाषा से राष्ट्रभाषा, ताकि इसके लिए पखवाड़ा न मनाना पड़े और ये हर साल सुचारू रूप से वर्षों उपरांत चलता रहे। और मैं अपनी बात को केवल ये कह के समाप्त करूंगा कि हिंदी की बिंदी को मस्तक पे सजा के रखना है, यह अपने आँखों पे इसको बैठाना है, यह भारत माँ का गहना है। धन्यवाद। और मैथिली शरण गुप्त की इन लाइनों के साथ मैं अपनी समाप्त करता हूँ कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक के समान है। धन्यवाद। धन्यवाद पांडे साहब, बहुत सरस रजूआत करी। धन्यवाद।